वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपने थंबनेल रीड कर लिया है, तो आज हम करेंगे जूनियर का जो सीटेट पेपर जो 2 आता है जूनियर में, उसमें बाल विकास के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो ये पेपर होगा 2014 का जो फरवरी में आया था। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन है और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, जो पियाजे की थ्योरी दे रखी है उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग द पियाजेज डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये जो 4 फिगर दे रखे हैं आपको, मतलब उसमें बताना है जो पियाजे के जो विकासात्मक सिद्धांत है उसमें कौन सा सही है, कौन सा सही से रूप से स्पष्ट कर रहा है। तो जो पहला दे रखा है वो, या फिर जो कर्व टाइप में बनाई नीचे की तरफ कर्व बनाई या स्ट्रेट लाइन में, तो कौन सा जो पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सही होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो पियाजे क्या बताते हैं, कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस होता है, मतलब स्टेज के थ्रू होता है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले सेंसरी मोटर फिर प्री ऑपरेशनल, तो इस टाइप से होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। लिखा ए टीचर फाउंड दैट ए स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग ए स्क्वायर। मतलब एक अध्यापक जो, मतलब ये अध्यापिका ने पाया कि जो एक विद्यार्थी हो क्या किसमें वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। ही या शी एज्यूम दैट दिस स्टूडेंट वुड आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए डायमंड। मतलब कि उसने ऐसा अनुमान लगाया कि अगर वो, मतलब विद्यार्थी जो है, तो उसने ऐसा अनुमान लगाया कि जो विद्यार्थी वो हीरे के चित्र भी बनाने में कठिनाई का अनुभव करेगा। तो उसमें जो कौन सा प्रिंसिपल है टू अराइव एट हिज या हर एजम्पशन, मतलब कि कौन सा जो सिद्धांत है इस पे आधारित यह अनुमान लगाया। तो ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा है डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, मतलब कि जो विकास होता है वो एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है। या फिर जो डेवलपमेंट है स्टेशनरी, मतलब कि उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। या जो होता है ग्रेजुअल, मतलब कि निरंतरणीय होता है विकास। या फिर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम से होने वाली जो है प्रवृत्ति से संबंधित क्रम से होता है विकास, जो डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन घूम फिरा के हर साल आता है, अभी 2018 में आया था, 19 के पेपर में भी आया था। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता है, बस लैंग्वेज का थोड़ा खेल है, उसको पकड़ लिया तो आपका ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इससे जरूर आता है। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, मतलब जो उसकी भूमिका होती है वो स्थिर होती है। वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड, मतलब कि जो क्या होती है, जो आनुवंशिकता का प्रभाव जो होता है परिवर्तित हो सकता है। या फिर उसने बताया कि जो थ्योरीज जो होती है बेस्ड होती है बिहेवियरिज्म, मतलब व्यवहारवाद पर, और लार्जरली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो प्रकृति की भूमिका पर वो आधारित होती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव जो है परिवर्तनशील है। या फोर्थ ऑप्शन दे रखा है द पॉलिसी ऑफ compulsory distinction of the government of India is based on the role of nature in human development, जबकि भारत सरकार की जो विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो आंसर कीजिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में जो समुचित है, मतलब सही ऑप्शन लग रहा है। तो आंसर कीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव इफेक्ट्स होंगे जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के, वो क्या होंगे, डिफरेंट एरियाज में आपके डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि दोनों का जो होता है, किसी जगह अगर आप गाँव के हैं तो आप में इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट करेगा, या कहीं कहीं आपको हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगी, मतलब कहीं दोनों का इक्वल है कि कहीं इन्वायरमेंट ज़्यादा होता है कहीं हेरिडिटी। तो उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का जो सापेक्षिक प्रभाव वो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, समझते हैं, एक सेकेंड, लिखा हुआ इन द
कॉन्ट्रोलाइजेशन। स्कूल्स ऑफ्टन हैव ए हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि सामाजिकरण के संबंध में जो विद्यालयों के पास प्राय एक प्रश्न पाठचर्या विद्यमान रहती है, उसमें क्या निहित होता है, क्या कंसिस्ट होता है। पहला लिखा है कि जो बलात्मक अधिगम चिंतन एवं समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, या फिर द इनफॉर्मल कॉज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड इन स्कूल थ्रू इंटरेक्शन एंड मटेरियल्स, मतलब कि जो अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में जो प्रस्तुत किए जाने वाली जो सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, या फिर परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों की समझौता पूर्व जो होती है वो प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, या फिर टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड, मतलब मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्टेटमेंट दे रखे, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंतःक्रिया करके जो विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाएं से संबंध जो अनौपचारिक संकेत होते हैं, औपचारिक नहीं अनौपचारिक रूप से संकेत दिए जाते हैं। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development, मतलब जो कि कौन सा ऐसा निहितार्थ है जो पियाजे के समग्रात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं निकाला जा सकता। तो नहीं दे रखा, तो नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। तो क्या दे रखा, जो 3 स्टेटमेंट दे रखे कौन सा एक स्टेटमेंट है जो नहीं होगा पियाजे की थ्योरी के हिसाब से। पहला दे रखा है सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, मतलब बच्चों की जो अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, या फिर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होगा व्यक्ति भेदों की स्वीकृति, या फिर डिस्कवरी लर्निंग मतलब खोजपूर्ण अधिगम, या फिर नीड ऑफ वर्बल टीचिंग शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। किसको जो है पियाजे ने अपनी थ्योरी में नहीं बताया, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रिंसिपल दिया था पियाजे ने। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो नहीं पूछा गया, तो क्या नहीं दिया था, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग मतलब शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, जो कि इसने नहीं दिया था। बच्चों को अभिज्ञानात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये भी सही हो जाएगा। व्यक्ति भेदों की स्वीकृति भी दी थी और खोजपूर्ण अधिगम भी दिया था। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। जिसमें आपको नहीं पूछा गया तो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस मॉरल डेवलपमेंट, जो कोहलबर्ग की जो स्टेजेस दे रखी हैं चरणों के, उसमें नैतिक विकास का कौन सा जो लक्षण है वो बताना है आपको। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। पहला दे रखा है वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, चरणों के जो परिवर्तनशील अनुक्रम, या फिर स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न, जो विभिन्न चरण अलग अलग प्रयुक्त है ना कि समान प्रतिमान। या फिर तीसरा दे रखा है यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर, मतलब इस सभी संस्कृतियों में संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। या फिर 4th ऑप्शन दे रखा है स्टेजेस जो होती है वो प्रोसीड इन ए नॉन हेरिक्लेटिक मैनर, मतलब कि गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ता है। तो क्या जो हो जाएगा नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, ये आपको आंसर करना है। कोहलबर्ग की थ्योरी जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल दिया था, इसमें कौन से होंगे, आंसर कीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला 3rd, मतलब कि उनके जो इसकी आलोचना भी की गई कोहलबर्ग के थ्योरी में। कहा गया कि मतलब उन्होंने कहा कि जो जैसे यहाँ पे इंडियन में हम लोग भगवान की पूजा करते हैं या इस धर्म को मानते या ऐसे इस भाषा को लैंग्वेज को अपनाते, तो उनका कहना था कि जो अदर कंट्री है वहाँ पर भी वही चीज़ होती हो। तो जो इसकी आलोचना की गई ऐसा ज़रूरी नहीं पाया गया, तो ये इसकी आलोचना भी की गई थी जो कोहलबर्ग की थ्योरी थी, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है टीचर एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन अनदर्स एक्सपर्टीज व्हाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन क्लासरूम, मतलब कि कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या ट्रेडिशनल पारंपरिक कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनात्मक, या फिर टीचर सेंट्रिक अध्यापक केंद्रित, या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिव मतलब सामाजिक रचनात्मक। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक रचनात्मक। तो इसके 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बच्चे जब क्या होंगे सामाजिक इंटरैक्ट पीयर के द्वारा सीखेंगे तब वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो
तो फ्रेंड्स जो क्या होगा, पीयर से सीखेंगे, अब जितना भी जब सोशल इंटरेक्ट करेंगे तो वो चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, तो सामाजिक रचनात्मक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन द टर्म इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइज दैट ऑल स्टूडेंट शुड, मतलब प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर अभिप्राय है कि सभी छात्र, जो कि किसने दिया था, जॉन डेवी ने, आपको पता होगा। और इसके जो शिष्य कौन थे, के जॉन डेवी के ही शिष्य थे, उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, रिसीव इक्वल एजुकेशन इंस्पेक्टिव ऑफ दियर कास्ट क्रीड कलर रीजन एंड रिलीजन, मतलब किसी भी जाति पंथ रंग क्षेत्र व धर्म के होते भी समान शिक्षा प्राप्त करें, या फिर बी अलाउड टू प्रूव दियर कैपेबिलिटी आफ्टर रिसीविंग एन इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को विकास कर सके, या फिर बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशनल बाय यूजिंग द सेम मेथड्स एंड मटेरियल्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, मतलब बिना किसी भेदभाव की समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू देम एंड दियर फ्यूचर लाइफ एट वर्क, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो सीरियसली सबसे सीधा आंसर हो जाएगा कि जो प्रगतिशील शिक्षा, जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वो ऐसी शिक्षा दे कि जिसके अनुकूलतम हो, जो हमारे लिए अनुकूलतम हो और जो हमारे भविष्य के कार्यों में सहायक हो, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि ऐसी वो शिक्षा देता है जो प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के करता है, जो हमारे लिए बेटर हो। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ 9th क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे, मतलब कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र वो पियाजे द्वारा कम आंका गया है, मतलब कि इग्नोर किया गया है, या फिर हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, या फिर सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, ईगोसेंट्रिक जिसे वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच भी कहा, या फिर एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, विद्यार्थियों द्वारा सक्रियात्मक रचना, मतलब नन्हे वैज्ञानिक, जो पियाजे ने कहा। आनुवंशिकता पे भी ध्यान दिया, बिल्कुल। अहम केंद्रित भाषा पे भी उसने दिया है, जिसको किसने, वाइगोस्की ने प्राइवेट कहा है, लेकिन उन्होंने अहम केंद्रित मतलब अहम केंद्रित कहा है। ईगोसेंट्रिक मतलब, और विद्यार्थियों द्वारा सक्रियात्मक रचना, बिल्कुल एक्टिव होकर बच्चा सीखता है, ये भी उन्होंने कहा। जिसको कम आंका है वो कौन सा हो जाएगा, सामाजिक अंतर किया, मतलब इसे इग्नोर किया, जिसे वाइगोस्की ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है लेकिन इन्होंने इग्नोर किया है। इन्होंने क्या है, इन्होंने भौतिक चीज़ों को ज़्यादा दिया, जैसे वही जल वायु अग्नि जो हमारे 5 तत्व होते हैं इस पर दिया है। इन्होंने क्या दिया, सोशल इंटरेक्शन पे नहीं दिया है बल। तो सेकेंड ऑप्शन जो सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टेड हॉवर्ड गार्डनर, मतलब जो हॉवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल थ्योरी थी उसमें कौन सा सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, आपको ऑप्शन में बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली ए पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स, मतलब मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि सभी को। सेकेंड ऑप्शन समझते हैं, लिखा हुआ इंटेलिजेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ एनालिटिकल क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि विश्लेषणात्मक सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है, या फिर डिफरेंट इंटेलिजेंस आर जो मतलब वो होती है, क्या होती है, मतलब जो विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पदानुक्रमित होती है, मतलब वैसे चलती है नेचर में, या फिर टीचर्स शुड फॉलो ऑन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब कि अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो हमें बताना है, जो हॉवर्ड ने जो मल्टीपल बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसने उसे 7 क्या है कि बुद्धियों को बताया था गार्डनर ने, तो क्या होगा, उसने ये बताया कि जो डैमेज, अगर हमारा एक पार्ट, जो मस्तिष्क का एक भाग जो उसकी क्षति हो जाए, तो जो केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को, मतलब जैसे कि हमारे जो अगर जो उससे रिलेटेड होगा, जो पार्ट हमारा डैमेज हुआ उससे रिलेटेड जो चीज़ होंगी वो डैमेज होंगी, उस पर वो प्रभावित करेगी, ताकि वो सभी पार्ट को। इसीलिए उसने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया, जैसे भाषा की अलग, संगीत का अलग, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की थी। तो जो समर्थन करता है वो पहला ऑप्शन का सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पे दे रखा है, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग, तो क्या योग्यता व योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन होमोजीनियस ग्रुप्स, मतलब विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं, या फिर फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग क्लास शुड बी होमोजीनियस, मतलब अबाध व प्रभावी शिक्षा हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए, या फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, चिल्ड्रन आर
इनटॉलरेंट एंड डू नॉट एक्सेप्ट डिफरेंसेस, मतलब जो छात्र जो अहिष्णु होते हैं वे भेदों को स्वीकार नहीं करते। या फिर टीचर में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू केटर टू डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप्स, मतलब विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो सही से सीधी सी बात है, जो क्या होता है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चों को क्या मतलब जो टीचर्स को क्या होना चाहिए, बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, मतलब जैसे बच्चा जिस चीज़ को अच्छे से कैच कर पाए, किस चीज़ से वो लर्निंग अच्छा कर पाए, कौन सा स्तर उसके लिए अच्छा होगा, कौन से मटेरियल उसको अच्छा होगा, कौन सा टीचिंग मैटर अच्छा होगा, कौन सा बच्चा किस टाइप से अच्छे से सीख सकता है, तो उसका यूज करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा जो है कथन है वो सही दे रखा है। द फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन समटाइम्स बी समेटिव असेसमेंट एंड वाइस वर्सा, मतलब संरचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है, इस प्रकार विपरीत हो सकता है। या द समेटिव असेसमेंट इम्प्लाइज द असेसमेंट ऑफ इज ए कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, या फिर संकलात्मक जो आकलन से अभिप्राय है कि जो आकलात्मक जो अधिगम को जो एक निरंतर व अभिन्न अंग है। या फिर रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण, मतलब उनको श्रेणी में करना। या फिर रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है, मतलब वो क्या बताता है, अचीवमेंट क्या बताती है, जो बच्चों को क्या हुई है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए, हमें बताना है कौन सा सही है रचनात्मक के लिए। तो उसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, द फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब समराइज टू डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग इन टाइम इंटरवल, क्या करता है कि वो एक टाइम छोटे छोटे टाइम पीरियड में आपको बताता है कि आपने कहाँ क्या अच्छा किया, मतलब वो एक टेस्ट होता है आपका कुछ टाइम बाद, जैसे 1 महीने 2 महीने बाद एक टेस्ट होगा, उसमें ये बताया जाएगा कि मतलब कहाँ पे आपकी दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज़ें से आपको जो डेवलप वो अच्छे से हो सकता है। तो क्या होगा, वो जो आपकी जो कमियाँ होगी उसको फीडबैक की तरह यूज़ करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा हुआ रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। जो तीनों ऑप्शन जो हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। आगे 14 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, टीचर आस्क हिज हर स्टूडेंट टू ड्रॉ ए कॉन्सेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट दियर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए टॉपिक ही शी इज, मतलब क्या एक अध्यापक जो है विद्यार्थियों को किसी विषय पर अपनी अबोधात्मकता को प्रतिबंधित करते हुए एक संकलात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या कहती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जॉगिंग द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की जो स्मृतियों की मंथर गति से जागृत कर रहा है। या वो क्या करिए, कंडक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक आकलन कर रही है। या फिर टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू द समराइज द मेन पॉइंट, मतलब दो का सार प्रस्तुत लिखने के लिए क्षमता का परीक्षण कर रही है। या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, ट्राइंग टू डेवलप रबराइज टू द इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। तो क्या इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि टीचर जो क्या करना चाह रही है, तो वो क्या करिए, रचनात्मक आकलन करिए, मतलब वो क्या करिए एक मतलब जो ये जो कॉन्सेप्ट मैप होता है कि मतलब ऐसे ये थ्योरी से जैसे हम थ्योरीज लिखते थे कॉन्सेप्ट में एक अपना मैप बना लेते कि ये इससे जिसके बाद उसको हम समझ लेते अपने माइंड में से फिक्स कर लेते, फिर बाद में उसको हम लोग जब उसको एक्सप्लेन करते तो हम लोग को ईजी होता है। तो क्या करिए, वो रचनात्मक आकलन कर रही है। तो उसका जो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डोमेन इवेल्युएटिंग इन द ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी, जो ब्लूम का जो पुनः संशोधित जो वर्गीकरण का जो मूल्यांकन का क्षेत्र वो क्या प्रदर्शित करता है, आपको आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, क्रिएटिंग ए ग्राफ ऑन चार्ट यूजिंग बाय डाटा, मतलब आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंकड़ों का प्रयोग करके जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ ए सोल्यूशन, मतलब तार्किक सुगमता का परीक्षण करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्या बताया था, जो उसमें तार्किक और लॉजिकल हो, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी समझ लेते हैं। प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, गलत हो जाएगा। वस्तुओं को श्रेणीक्रम हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, मतलब फॉर्मुलेटिंग न्यू वे फॉर कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने 15 क्वेश्चन समझ लिए। ये हमारा 2014 का पेपर जो सितंबर में आया था, पेपर 2 के लिए, CDP के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। जो लास्ट के जो 15 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने मोस्टली पेपर्स करवा लिए, पेपर 2 और पेपर के लिए EVS के भी करवा चुकी हूँ मैं, साइंस के भी करवा चुकी हूँ, CDP भी चल रहा है और वैसे भी क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, PDF बनी हुई है और
मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में भी बना रखी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी डाउट हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।